साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर आपको इतिहास के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। आप जानते हैं इतिहास पढ़ना उतना ही आवश्यक मैं समझता हूँ जितना खाना खाना, जितना रहन सहन। इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जबकि मैं इतिहास का विद्यार्थी तो नहीं रहा हूं, लेकिन अध्ययन किया है और अध्ययन करने पर मुझे लगा कि इतिहास जैसा रोचक, ज्ञानवर्धक, मार्गदर्शक या अन्य सूचनाएं प्राप्त करना अति आवश्यक है। अब भारत का भौगोलिक स्थिति एशिया में सबसे अच्छा है। इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसका फायदा सभी ने उठाया है। उत्तर पूर्व और पश्चिम, ये ऐसे स्थिति है भारत की कि उत्तर पूर्व और पश्चिम से यहाँ आसानी से आया जा सकता है और एक विशाल देश तो है ही। चारों तरफ, एक तरफ हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है और तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो समुद्र के जितने बेनिफिट्स हैं या फायदे हैं वो भी भारत को मिल रहा है भूगोल के हिसाब से, और जो हिमालय पर्वत का बेनिफिट है वो भी मिल रहा है। तो बहुत ही सुंदर देश है, बहुत ही उपयोगी देश है और बहुत ही एक तरह से कह लीजिए, मतलब फायदेमंद कह लीजिए या उपयोगी कह लीजिए। उपयोगी हमने बताया है कि है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है और बहुत प्राचीन काल से इसका संबंध एशिया प्रायद्वीप के अन्य देशों से होता रहा है, जो पश्चिम में स्थित हैं, जो उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में म्यांमार है, चाइना को भी कह लीजिए, और भी हैं, और पश्चिम से तो पूरा ही इसका हुआ है। इसका एक अपने भौगोलिक स्थिति का भारत को एक पॉजिटिव भी है, एक निगेटिव भी इसके परिणाम हैं। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि एशिया प्रायद्वीप के अन्य देशों से लोग आसानी से एक बहुत बड़े भूभाग में, एक ऐसे जगह में जहां पर कुछ किया जा सकता है, जैसे खेती बाड़ी, कृषि, फल या प्राकृतिक जितनी चीजें हैं उसका जो है सदुपयोग किया जा सकता है, व्यापार भी किया जा सकता है। तो इस तरह से बेनिफिटेड है पूरे एशिया महाद्वीप में भारत। और इसका नेगेटिव ये है कि लोगों ने इस पर आक्रमण किया, आक्रमण करके यहाँ पर इसको लूटा, इसकी धन दौलत को लूटा। भारत में जो विदेशी आगमन हुआ, जो 6ठी शताब्दी के पहले हुआ या प्रथम शताब्दी या उसके पहले जो हुआ, ईसा पूर्व जो है, तो उसमें उत्तर पश्चिम में, पश्चिम और पश्चिमी हिस्से से जो है दर्रों से लोग आए। उसमें 3 प्रकार के लोग थे। एक वो थे जो व्यापारी थे, दूसरा उपनिवेशवाद के समर्थक थे, तथा तीसरा धर्म प्रचारक थे। ये 3 जो है ये किसी भी विदेश में जाते हैं और इसी 3 कामों के लिए लोग जाते हैं: व्यापार के लिए, धर्म प्रचार के लिए, राज्य स्थापित करने के लिए। मतलब उपनिवेशवादी लोग जो राज्य स्थापित करना चाहते हैं, उसमें आक्रमण होते हैं। व्यापारी लोग जो आते थे वो धन कमाने के लिए आते थे और यहाँ से कुछ चीजें ले जाते थे, उधर से कुछ चीजें ले आते थे जो यहाँ बेचते थे, और यहाँ से कुछ चीजें ले जाते थे जो अपने अलग अलग जगहों पर बेचते थे जहाँ से वो आते थे।
तो ये तो व्यापार हुआ। यहाँ से मुख्यतया मसाले, शुरुआती दौरों में मसाले, कुछ मेवे जैसे काजू वगैरह और कुछ इसी तरह की अन्य चीजें थी, वो ले जाते थे। मसाले यूनिक था, मसाले भारत में होता है, चाय भी ले जाते थे। जो औपनिवेशिक थे वो शुरुआती दौर में इसे लूट करके चले गए अपने देशों को। बाद में जो आए वो यहाँ राज्य स्थापित करने के लिए आए, जैसे सिकंदर आया, वो राज्य स्थापित करने के लिए आया था। और तीसरा हमने धर्म प्रचारक बताया। धर्म प्रचारक के बारे में आगे बताते हैं कि धर्म का प्रचार कैसे हुआ। शुरुआती दौरों में इतना धर्म का प्रचार नहीं होता था। फारस से इसका कैसा संबंध था? फारस के संबंध में बताएं आपको कि ये ईरान का ऐतिहासिक नाम है। भारत का पुराना नाम आर्यावर्त है, उसी तरह ईरान का पुराना नाम या ऐतिहासिक नाम फारस है। अब फारस के बारे में एक लाइन बता दें। अक्सर कहानी कही जाती है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। मतलब फारसी पढ़ना बहुत उन्नत माना जाता था, बहुत ही विद्वान माना जाता था, या फारसी पढ़ना जो है एक बहुत उच्च कोटि की शिक्षा मानी जाती थी। इसलिए वो कहते हैं कि पढ़े फारसी बेचे तेल। उसी तरह से इसका नाम आर्यावर्त था, जो कालांतर में ये कई नाम इसमें हो गए। कई नाम से मतलब है शादी विवाहों में या पुराने उसमें आर्यावर्त का ही नाम लिया जाता है। तो अब ये फारस और आर्यावर्त की क्या कहानी है ये भी बताते हैं। जब आर्य जो है यूरेशिया से चले तो कुछ विद्वानों के अनुसार सारे आर्य भारत में आए, मतलब इसका नाम आर्यावर्त रखा तो आर्यावर्त में आए। और यहाँ से कुछ आपस में लड़ाई होने के बाद कुछ फारस की तरफ चले गए या ईरान चले गए। कुछ विद्वानों के अनुसार यूरेशिया से आर्य जब चले तो कुछ फारस की तरफ मुड़ गए और कुछ भारत की तरफ मुड़ गए। तो दो विभिन्न मत है, और ये दोनों मत जो है अपनी अपनी जगह पर सही हैं। अब फारस एक उन्नत देश था, क्योंकि जो आर्य आप देखते हैं, जैसे यहाँ ब्राह्मणों को ही आर्य कहते हैं, तो ब्राह्मण गोरे चीटे लंबे होते हैं, अच्छी उनकी पर्सनालिटी या कह लीजिए व्यक्तित्व होता है, और एक तरह से उन्हें कह लीजिए कि चालाक भी होते हैं। वही स्थिति ईरान की है या फारस की है। फारस जो है वो विलीन हो गया और समय के साथ समाप्त हो गया। जैसे आर्यावर्त समय के साथ समाप्त हो गया, वैसे ही फारस भी समाप्त हो गया, वो ईरान हो गया। हैदराबाद की एक कंपनी है जो जीन्स पर काम करती है, अमेरिका की एक कंपनी के साथ मिल करके। उसका कहना है कि भारत के 75 से 80% लोगों का जीन जो है वो ईरान के जीन से मिलता है। इससे भी इसकी पुष्टि होती है कि ईरानी और भारतीय ये जो आर्य हैं, जिनको आज की डेट में ब्राह्मण कहते हैं, अब उनका जीन एक ही है और देखने से भी परिलक्षित होता है, आचार व्यवहार से भी परिलक्षित होता है, और तमाम फीचर्स भी मिलते हैं। तो आर्यावर्त और फारस ये दोनों जो है एक ही तरीके का कल्चर है, सभ्यता है। ईरान से भारत का काफ़ी व्यापार भी होता रहा है। बुसरा और बगदाद मशहूर था, जब ऊँटों से यहाँ से लाद के सामान जाता था और ऊँटों से ही लाद करके वहाँ से कालीन और तमाम चीज़ें, दस्तकारी की चीज़ें और तमाम चीज़ें आती थी। तो इस तरह से ईरान और भारत का काफ़ी आपसी संबंध है, जीन से संबंध है, वास्तविकता से संबंध है, और एक ही रेस से संबंध है, और ये संबंध काफ़ी पुराना है।
फारस भारत से बहुत दूर भी नहीं है। अब फारस नहीं है, ईरान है, तो बहुत दूर नहीं है। अब हुआ क्या, कुछ समय बाद फारसी या ईरानियों ने कह लीजिए, फारसी कह लीजिए, उन्होंने भारत पर आक्रमण भी किया और आक्रमण करके अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश किया। होता ही है, ये कहते हैं बट नेचुरल है, ये प्रकृतितः स्वाभाविक है। और भारत के पश्चिमी 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के मध्य में इनका आक्रमण हुआ और भारत के पश्चिमी हिस्सों पर इनका अधिकार भी हो गया, क्योंकि पश्चिमी हिस्से तो और भी नज़दीक हैं उनके। फिर बाद में अन्य देश, इराक और तमाम देश जो है, और ये भी बताया जाता है कि मिस्र और कुछ आसपास के देश जो है वो भी 1935 के आसपास तक फारस का देश का एग्जिस्टेंस था और उसकी राजधानी भी तेहरान थी। यह इराक, तुर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्किस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। ईरान से काफ़ी व्यापारिक संबंध भी थे, एक तरह से कह लीजिए भाई भाई का संबंध था और बहुत अच्छा और सुदृढ़ संबंध था। तो बता रहा था मैं, उन्होंने आक्रमण किया, तो आक्रमण करने के बाद उन्होंने भारत का पश्चिमी हिस्सा भी जीत लिया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने जब अपना आक्रमण जारी किया तो वो भारत की सीमाओं से बाहर भी चला गया और अफ़गानिस्तान तक अपने राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बहादुर थे और उसके गुरु और पारिवारिक संबंध थे चाणक्य से, जिसने चंद्रगुप्त को पाल पोस करके शिक्षा दीक्षा दे करके तैयार किया था और उनका पथ प्रदर्शक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण किया और आक्रमण करके भारत के पश्चिमी हिस्से को तो जीत ही लिया, जो उनके हिस्से में चला गया था, ईरानियों के या फारसियों के, और फिर जो है आगे अफ़गानिस्तान तक बढ़ाया और अपने में मिला लिया। तो इस प्रकार फारस में भारत का बहुत घनिष्ठ संबंध था, एक तरह से कह लीजिए देसी भाषा में रोटी बेटी का संबंध था। फारस के लोग भी अग्नि पूजक थे और यहाँ के आर्य भी अग्नि पूजक थे। बहुत सारे फीचर्स बताया हमने पहले ही कि बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम या सोच फारस से और भारत की मिलती है, क्योंकि दोनों आर्य वंश के ही थे। अलग अलग जगहों के कारण जो है वो चले गए, उनका जीन और मूल से एक ही है, जैसा कि बताया हमने। और इनमें व्यापारिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तीनों संबंध बहुत घनिष्ठ थे। ये तो ईरान या फारस के संबंध में हो गया। दूसरा उनका संबंध यूनान के साथ था। सिकंदर के आक्रमण के समय से भारत को यूनान के संबंध में गहरी जानकारियां प्राप्त हुई। यूनान को ग्रीस भी कहते हैं। यह एक पहाड़ी देश है जिसकी तटरेखा बहुत लंबी और द्वीपों से भरी हुई है। यहाँ की जलवायु भूमध्य सागरीय है। यह देश यूरोप महाद्वीप के दक्षिण और पूर्व में स्थित है। मतलब यह यूरोप के दक्षिण और पूर्व में स्थित है और इसे हेलाज भी कहते हैं। तो सिकंदर यूनान का रहने वाला था, बहुत ही महत्वाकांक्षी था और पूरे दुनिया पर राज करने के हिसाब से वो चला था। और पहले टकराव उसका भारत में हुआ। भारत के पश्चिमी भाग में उस समय भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें पश्चिमी हिस्से में तक्षशिला, जो आजकल रावलपिंडी है, ये सब भारत के अंदर था। तो रावलपिंडी में तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी बहुत मशहूर थी। तो उधर से आया और वो आते आते झेलम के किनारे तक आया। झेलम पार करके वो इधर आ गया और
दो महाजनपद जो थे, आम्भीक एक इसका शासक था, एक पुरु था। तो आम्भीक ने तो सरेंडर कर दिया, और पुरु जो था, वो जो दूसरा शासक था, उसने सरेंडर तो नहीं किया, लेकिन वो बहुत बहादुर था, उसने बहुत बहादुरी से लड़ा, अंततः हार भी गया और उसका राज्य भी उसने लौटा दिया। लेकिन सिकंदर का ये नहीं था कि यहाँ रह करके हम शासन करेंगे। उसका एक नोशनल एक तरह से था कि हमने जीत लिया इसको, और जीत करके वो अम्भिक को भी राज्य लौटा दिया, पुरु को भी लौटा दिया, लेकिन उन्होंने उसी अधीनता स्वीकार कर ली। उसका इतना ही पर्पज था। बाद में सिकंदर की लड़ाइयाँ चलती रही, कुछ कारणों बस उसका विस्तृत विवरण हम नहीं दे रहे हैं। सिकंदर वापस चला गया और अपने सेनापति को वहाँ रख दिया, जो सेनापति बाद में चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया और अपनी बेटी हेलेना की शादी करके चंद्रगुप्त मौर्य से उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। सिकंदर बहादुर था, इसलिए उसको महान कहते हैं। लुटेरा नहीं था वो। अन्य जो उधर से पश्चिम और उत्तर के हिस्से से जो भी आए वो लुटेरे टाइप थे। सिकंदर लुटेरा नहीं था। सिकंदर अधीनता मनवा करके और वापस चला जाता था। अब बताएं, ये आपका सेलुकस का जो उसका सेलुकस निकेटर जो था, जो उसका सेनापति था यूनान का, वो चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया, और मेगास्थनीज जो उसका अपना एक प्रतिनिधि था, उसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अस्थायी रूप से छोड़ दिया, और जो बहुत समय तक पाटलिपुत्र में रहा। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मगध उसमें 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली था, और मगध ही चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। अब बाद में जब गुप्तकालीन राज्य आया तो यूनानी जो है अपने देश को वापस चले गए, और जो यूनानी रह गए वो यहीं रच बस गए, और यहीं के वो बिल्कुल रंग में रंग गए। अब अगला आता है रोम, उसके आगे आता है मध्य एशिया के साथ संबंध, फिर चीन के संबंध। ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, और पूरी तरह से विदेशियों के संपर्क में भारत कैसे आया उसके बाद ही जो है पूरा होगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पढ़िए, जानकारी हासिल करिए आर्यों के संबंध में, यहाँ के ब्राह्मणों के संबंध में, ईरानियों के संबंध में, और फारसी ईरान एक ही है, मिस्र के संबंध में। ये सारे देश आपस में एक तरह से मित्रवत रहे, यूनान भी, रोम भी, मध्य एशिया के अन्य देश भी, और एक आपसी अंडरस्टैंडिंग करके व्यापार भी करते थे, औपनिवेशिक चालें भी होती थी, और धर्म का प्रचार भी होता था। इसलिए आप आज की स्थिति में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ लोग आज भी अपनी शादी विवाह जो है ईरानियों के मतलब सियाज मुस्लिमों के बीच में करते हैं, और अनेकों आपको शादियां मिल जाएगी जो यहाँ के आर्य हैं, जिनको आज की डेट में ब्राह्मण कह लीजिए खुल करके, उनकी शादी विवाह जो है सियाओं मुसलमानों के बीच में होती है। अनेकों शादियां हुई हैं, अब भी हो रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। तो इनका एक जो रोटी बेटी का संबंध था वो आज भी कायम है, और उस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता है। वो ऐतिहासिक तथ्य है, और इसीलिए मुसलमानों से और आर्य मतलब ब्राह्मणों के बीच में शादी विवाह का संबंध है। अब आप देखेंगे कि ब्राह्मणों के अतिरिक्त क्षत्रियों के संबंध कम है। क्षत्रियों के संबंध मुगलों से हुए। तो इस तरह से एक इतिहास बताता है स्पष्ट रूप से कि ब्राह्मण मूलतः आर्य थे, और ये फारस या ईरान में जो लोग बसे हुए हैं, जो
मुस्लिम्स हो गए या मुस्लिम कहलाए या एक धर्म बना लिया उन्होंने या फॉलो कर लिया, वो और ये एक ही हैं और इनका चरित्र और उनका चरित्र दोनों मिलता है और दोनों के चरित्र में कोई अंतर नहीं है। गांवों देहातों में भी कहा जाता है कि मूलतः एक ही है और आज भी इनका शिया मुसलमानों में आपसी संबंध होता है। आगे हम आपको रोम, मध्य एशिया, चाइना इत्यादि के संबंध कैसे हुए ये बताएंगे और यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।